ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मो का मतलब क्या होता है बताओ। तो थर्मो का मीनिंग आपका होता है हीट। थर्मो का मतलब है हीट। और प्लस डायनामिक्स की अगर हम लोग बात करें तो डायनामिक्स का मीनिंग क्या है, फ्लो या मोशन। फ्लो या मोशन कर लो, फ्लो या मोशन। मतलब मेनली हम लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, हीट के फ्लो के बारे में। क्लियर है। तो एक लाइन इसमें तुम लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो थर्मोडायनामिक्स में, इट डील्स विद वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, and their interconversion. तो वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी और उसके इंटरकन्वर्जन के बारे में हम लोग मेनली कहाँ डील करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। क्लियर है। देखो अगर हम लोग बात करें सिलेबस के हिसाब से तो आपका ये चैप्टर नंबर क्लास 11th की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा चैप्टर है ये, तो पहले ये 6 चैप्टर था लेकिन अब ये चैप्टर नंबर 5 है। कौन सा है, चैप्टर नंबर 5। और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 2 बोल सकते हैं, क्योंकि अब मोल कंसेप्ट के बाद सीधा कौन सा चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स। स्टेट्स ऑफ मैटर तो है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, लगातार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 100% नीट में 2 क्वेश्चन रहेंगे, फिक्स है। ठीक है। तो अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो दोनों ही क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अब थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और उसके इंटर कन्वर्जन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। किसके अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं जिसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। तो नेक्स्ट तुम लोग हेडिंग डालो, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स है तो इंपॉर्टेंट है ही ये। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करोगे तुम लोग। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं जो आपके थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज होंगे, ये सारे टर्म्स। क्लियर है। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट है आपका सिस्टम एंड सराउंडिंग। फर्स्ट क्या है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि एलिस यादव वाला ये सिस्टम नहीं है। ठीक है। तो सिस्टम तो बहुत लोग करते रहता है कि सिस्टम, लेकिन सिस्टम है क्या एक्चुअल में, तो ये आपको कहाँ पढ़ना है, मेनली थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री के अंदर। तो जो केमिस्ट्री पढ़ा होगा उसको एक्चुअल डेफिनेशन पता होगा कि सिस्टम होता क्या है। क्लियर है। तो सिस्टम होता क्या है, तो यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जिसको आप कंसीडर करते हैं, जैसे हम लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो क्लासरूम को हमने कंसीडर कर रखा है, तो क्लासरूम हमारे लिए क्या है, सिस्टम है। और इस क्लासरूम के बाहर जितनी दुनिया है वो क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है। तो अगर हम लोग सिस्टम में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहां से, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर कंसिडरेशन या इन्वेस्टिगेशन, या इन्वेस्टिगेशन में लिख सकते हैं, विच इज अंडर कंसिडरेशन या इन्वेस्टिगेशन, इज नोन एज सिस्टम। एंड excluding system rest is called surrounding। क्लियर है। रेस्ट इज कॉल्ड सराउंडिंग।
तो यूनिवर्स का कोई पार्ट जिसको आप कंसीडर करते हैं, जिसका आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो आपके लिए क्या है, सिस्टम है। और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं क्या है, सराउंडिंग है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया सिस्टम एंड सराउंडिंग की बात। तो बता दिया, जैसे क्लासरूम में लोग पढ़ रहे हैं, इसे हमने कंसीडर किया हुआ है, तो हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ठीक है, स्टेडियम में मान लो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, तो स्टेडियम उनके लिए क्या है, सिस्टम है। उसके अलावा जो भी दुनिया है क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके हमेशा क्या फॉर्म करता है, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके हमेशा ही क्या बनाता है, यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके हमेशा ही क्या बनाता है, ये यूनिवर्स। ठीक है, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे आता है आपका, बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है। वेरी गुड। तो जो सिस्टम को सराउंडिंग से क्या करता है, अलग करता है, सेपरेट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री लेयर। ठीक है, ये फिक्स भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है। जैसे मान लो हमने रूम को कंसिडर किया, तो रूम का जो ये वाल है वो क्या है आपका, बाउंड्री लेयर। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर की बात करें तो इट सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग को क्या करता है, ये सेपरेट करता है, और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री लेयर। और बाउंड्री लेयर आपका फिक्स्ड भी हो सकता है और मूवेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई बाउंड्री लेयर्स की। ठीक है, पॉज कर दो, देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग याद कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में, कि कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो बताओ कौन कौन से सिस्टम होते हैं। ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करें, तो फर्स्ट आपका कौन सा है, ओपन सिस्टम। ये थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म कर लोगे टाइप्स ऑफ सिस्टम को, ओपन सिस्टम। क्या होता है ओपन सिस्टम, बताओ। ऐसा कोई सिस्टम जिसके मैटर और एनर्जी सराउंडिंग दोनों एक्सचेंज हो। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो, मास और एनर्जी, या मैटर या एनर्जी दोनों का क्या हो, एक्सचेंज हो। उस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। जैसे मान लो गर्म चाय तुम ले लिए कप में देव, तो क्या होगा, वेपर के फॉर्म में मास का भी एक्सचेंज हो रहा है, और हीट के फॉर्म में एनर्जी का भी एक्सचेंज। कुछ देर बाद देखेंगे चाय क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मतलब कैसे ठंडा हुआ, कहीं ना कहीं एनर्जी का एक्सचेंज हुआ कप से सराउंडिंग के बीच में। कप आपके लिए क्या है, सिस्टम है, और उसके अलावा जो भी चीजें हैं सराउंडिंग है। ठीक है, तो ओपन सिस्टम क्या होता है, इसमें लिख लो एक लाइन सिंपल, एक्सचेंज ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी। अच्छा, मास की जगह कहीं कहीं मैटर भी लिखा हुआ होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही चीज है, मास या मैटर। एक्सचेंज ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एग्जाम्पल बताएंगे देव, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टी इन अ कप। अच्छा, एक बच्चा बोला कि सर अगर ठंडा चाय हो तो, अरे भाई चाय है तो गर्म ही होगा ना, ये अंडरस्टूड है। तो ये मत सोचना तुम लोग कि चाय अगर ठंडा हो तो फिर क्या, तो उसमें तो सिर्फ किसका एक्सचेंज हो सकता है, किसी का नहीं होगा। ठीक है, तो चाय यहाँ पे है तो गर्म ही होगा, ये मान के आपको चलना है। तो इस टाइप का दिमाग में क्वेश्चन नहीं लाना कि अगर ठंडा चाय हो तो। ठीक है, अब बोलो कि कोई मतलब सॉफ्ट ड्रिंक है और गर्म हो, ऐसा होता है क्या, सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब क्या, हम लोग को ये फिक्स है कि भाई ठंडा होगा। क्योंकि देखते हो लोग क्या बोलते हैं कि ठंडा पिलाओ थोड़ा सा, क्योंकि उसका नाम ही मतलब ठंडा, ऐसा नहीं है कि ठंडा ही रहता, लेकिन जनरली क्या होता है, वो ठंडा ही मिलेगा आपको। ठीक है, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है। तो अगर कप में चाय रखा हुआ है, तो वेपर के फॉर्म में क्या एक्सचेंज होगा, मास का, और हीट के फॉर्म में किसका एक्सचेंज होगा, एनर्जी का। ठीक है, तो ये किस टाइप का सिस्टम है, ओपन सिस्टम। सेकंड अगर हम लोग बात करें, क्लोज सिस्टम। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नॉट मास, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी
बट नॉट मास या मैटर, कोई भी लिख सकते हो, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होगा। इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन क्लोज सिस्टम। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, टी इन अ क्लोज कंटेनर, टी इन अ क्लोज कंटेनर। तुम देखते हो जो चाय पिलाता है वो क्या करता है? केतली रखता है, ऊपर से बंद किया हुआ होता है, तो उसमें देखेंगे वो वेपर बन बन के फिर से पानी उसी में आएगा। मास का एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होगा। कुछ देर बाद छोड़ेंगे तो चाय क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी का एक्सचेंज होता रहेगा हीट के फॉर्म में, लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम? एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज नहीं होते। वेरी गुड। तो ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ना ही मास का एक्सचेंज होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। तो नेदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर मास, नेदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नेदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर मास, नॉर मास बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में क्या होगा? ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ना ही मास का एक्सचेंज होगा। तो उस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। इंपॉर्टेंट चीज देखो, यूनिवर्स में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो परफेक्टली आइसोलेटेड हो। क्या हो? परफेक्टली आइसोलेटेड हो। देखो, हम लोग लिमिट तक उसको आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। जैसे थर्मोफ्लास्क में तुम पानी रखते हो तो 2-3 दिन तक तो गर्म रहेगा, लेकिन अगर 1 महीने बाद अगर पियोगे तो क्या गर्म रहेगा? क्या नहीं। बहुत ही स्लो एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी का, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लिखना चाहिए इसका एग्जांपल, तो टी इन अ थर्मोफ्लास्क, टी इन अ थर्मोफ्लास्क। तो बहुत हद तक इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे आप लिख लेंगे नोट करके, क्या लिखोगे? नो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम इज पॉसिबल, नो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम इज पॉसिबल। तो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्स को आइसोलेटेड सिस्टम माना जाता है। किसको? पूरे यूनिवर्स को क्या माना जाता है? एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो यूनिवर्स एक है परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें ना ही एनर्जी का, आपको पता है ना, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यूनिवर्स में क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम है, ना ही एनर्जी का इसमें एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ना ही मास का एक्सचेंज हो रहा है। सारा चीज क्या है? कंजर्व है। आपने पढ़ा है ना, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी का भी सेम आप कंसेप्ट पढ़े हैं। तो यूनिवर्स, सारी चीजें तो यूनिवर्स में ही रह रही है ना। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज तो हो रहा है, लेकिन क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है? क्या नहीं। तो यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम आप मान सकते हैं। किसको? यूनिवर्स को। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि क्या यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम है, तो है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये आपकी बात हो गई टाइप्स ऑफ सिस्टम की। साफ करूं देव? हो गया? पहुंच कर दो। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है? तो वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो सिस्टम के स्टेट के बारे में बताता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो लिख लो इसमें, थर्मोडायनेमिक, द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल which is defined as, the thermodynamic variable which is defined as, which is defined as the state of a system, which is defined as the state of a system, state of a system. The thermodynamic variable which is defined as the state of a
सिस्टम वेरिएबल्स कर लोगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम। एग्जाम्पल की बात करें तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंथैल्पी एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन बताओ। तो वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लो एग्जांपल ले ले, यहां से देव को घर जाना है तो घर जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, इनफाइनाइट क्या हो सकते हैं, और अलग अलग रास्ते को आप फॉलो करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, नहीं। अगर हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ही हो सकता है, ठीक है, इनिशियल से फाइनल। तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्टेट फंक्शन है, यानी कि वो पाथ आप कौन सा फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, वो थर्मोडायनेमिक फंक्शन या वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होता है, तो जो पाथ पे डिपेंड करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन, ठीक है। तो लिख लो इसमें, तो स्टेट फंक्शन की अगर हम बात करें तो स्टेट फंक्शन में क्या लिखेंगे, स्टेट फंक्शन में तो द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, स्टेट फंक्शन में द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल which is depends on the thermodynamic variable, thermodynamics, the thermodynamic variables which are depends on initial and final state of a system, which are depends on initial and final state of a system, which are depends on initial and final state of a system, which are depends on initial and final state of a system। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन। क्लियर है। जैसे एग्जांपल की हम लोग बात करें तो एग्जांपल आप ले लेंगे, इंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी इंट्रोपी डेल्टा एस, डेल्टा ई, इंथैल्पी एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, लिख दे रहा हूँ। देखो इंटरनल एनर्जी, एग्जांपल में लिखना चाहते हो तो इंटरनल एनर्जी इंट्रोपी गिव्स एनर्जी, इंट्रोपी गिव्स एनर्जी, इंथैल्पी इंट्रोपी, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी गिव्स एनर्जी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे ही क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। नेक्स्ट अगर बात करें पाथ फंक्शन की, क्या होता है पाथ फंक्शन, तो पाथ फंक्शन में लिखना चाहें तो द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, the thermodynamic variables which are the thermodynamic variables which are depends on path followed by the system, path followed by the सिस्टम। तो सिस्टम जो पाथ फॉलो कर रहा है उस पर अगर डिपेंड करेगा कोई थर्मोडायनेमिक वेरिएबल तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन। एग्जांपल बताओ, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क, अलग अलग रास्ते से जाओगे तो वर्क डन अलग अलग नहीं होगा क्या, होगा ना,
ठीक है। तो हीट एंड वर्क क्या है, एक पाथ फंक्शन है। देखो इसको तुम लोग फिजिक्स से रिलेट नहीं करोगे, फिजिक्स के का साइन कन्वेंशन हो या वर्क डन निकालने का, हर चीज़ क्या है, डिफरेंट है, इससे अपोजिट है, ठीक है। तो तुम लोग फिजिक्स की तरह नहीं सोचोगे, थर्मोडायनेमिक्स की केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ लेंगे, या फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, दोनों का थर्मोडायनेमिक्स अलग है। फिजिक्स में तो कट गया फिजिक्स से, ठीक है। तो कट गया तो और अच्छी चीज़ है। तो एक ही जगह आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। हो गया। गिब्स एनर्जी को आपने डेल्टा एस से डिनोट करा है इसमें? हाँ, नहीं, इंट्रोपी को। अच्छा, डेल्टा एस क्या है, इंट्रोपी है। डेल्टा ई इंथैल्पी है। डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। साफ करो इसे, हो गया सबका। पॉज कर देंगे। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कर लो। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या होता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी? तो इंटेंसिव देखो नाम से ही पता चल रहा है, इंटेंसिव मतलब क्या, इंडिपेंडेंट, जो मास पे डिपेंड नहीं करे, यानी कि वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो मास से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिव। और जो मास पे डिपेंड करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहां से हम लिखना चाहिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, तो हम लोग लिख सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी में अगर लिखना चाहें, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, the thermodynamic property, the thermodynamic properties the thermodynamic properties which are independent over, which are, देखो इंटेंसिव मतलब क्या, इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंड नहीं करेगा, याद रखने का तरीका है इंटेंसिव इंडिपेंडेंट। The thermodynamic properties which are independent over a mass of a system, independent over a mass of a system is known as intensive property, is known as intensive property। तो वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो मास से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, उस समय क्या बोलेंगे, दिस इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, याद रखना है। अगर हम लोग बात करें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बताओ क्या होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा, जो मास पे डिपेंड होगा, जो मास पे डिपेंड करेगा, उस टाइप के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी which are dependent over a mass of a system, which are dependent over a mass of a system, mass of a system is known as extensive property, extensive property। तो वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो क्या करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टीज तुम लोग कर लो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड ओवर ए मास ऑफ ए सिस्टम, प्रॉपर्टीज कर ही लो, प्रॉपर्टीज कर लोगे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कर लो। अब कैसे तुम लोग समझोगे इसे कि कौन एक्सटेंसिव है कौन इंटेंसिव है?
कैसे समझोगे बताओ। देखो सिंपल है, इसको जब भी आपको देखना है कि एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। ये कोई मान लो ये कोई आपका कंटेनर है, मान लेते हैं कोई गैस फिल होगा इसके अंदर, ठीक है। अब इस कंटेनर का कुछ प्रेशर P है, वॉल्यूम कुछ V है, टेम्परेचर कुछ T है, डेंसिटी कुछ D है और नंबर ऑफ मोल कुछ N है। अब मैंने क्या किया, इसको 2 इक्वल हाफ्स में मैंने डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। देव प्रेशर आधा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? प्रेशर तो सेम ही रहेगा। अब रूम को इसको पार्टीशन कर दे तो क्या प्रेशर अलग हो जाएगा क्या? नहीं, प्रेशर अभी भी क्या रहेगा? P। वॉल्यूम आधा हो जाएगा। हाँ, वॉल्यूम आधा हो जाएगा। टेम्परेचर आधा हो जाएगा क्या? नहीं, टेम्परेचर सेम रहेगा। डेंसिटी सेम, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स गैस का क्या हो जाएगा? आधा। तो जो आधा हो गया वो आपका कौन सा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम क्या हो गए? दिस इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? जो आधा नहीं हुआ मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे सारे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कर लो, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। ठीक है, पॉज कर लो। देखो मॉड्यूल है आपके पास सृष्टि। तो देखो आपको ध्यान रखना है, इंटेंसिव जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? नॉन एडिटिव। क्या होता है? नॉन एडिटिव इन नेचर। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, नॉन एडिटिव इन नेचर। कौन? इंटेंसिव। नॉन एडिटिव मतलब हम लोग इनको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी होती है एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर, तो ध्यान रखना है, मतलब इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। दिस इज द नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज एंड दिस इज द एडिटिव इन नेचर। क्लियर है ना? आगे बढ़े, पॉज कर लो। ठीक है, बाकी 8 टाइप्स के हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है प्रोसेस? क्या होता है प्रोसेस? तो जब भी कोई सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाता है तो क्या होता है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस। बंद नहीं हुआ है ना? ठीक है, तो प्रोसेस में तुम लोग लिख लो एक लाइन, द पाथ बाई विच सिस्टम ट्रेवल फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। प्रोसेस में क्या लिखेंगे? द पाथ बाई विच, द पाथ बाई विच, द पाथ बाई विच सिस्टम ट्रेवल्स फ्रॉम, सिस्टम ट्रेवल्स फ्रॉम initial state, system travels from initial state to final state, initial state to final state is called process, is called process। तो जब भी कोई सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस। ठीक है, अब इसके हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइप्स हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ठीक है, जैसे मान लो देव इस घर से अपना कहाँ पहुँचा? कोचिंग में, तो क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इसमें थर्मो केमिस्ट्री के अंदर गैस पे सारी चीज़ें मतलब डील करते हैं। हम लोग किस पे करते हैं? किसी गैस पे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस की बात करें तो पहला है अपना इसमें कौन सा प्रोसेस है बताओ? तो आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? पहला हम लोग देख रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको ध्यान का रखना है कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे?
आइसोथर्मल प्रोसेस। तो कोई भी आप प्रोसेस करा रहे हैं और उस प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट कांस्टेंट है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। और देखो इसको याद कैसे रखोगे, समझोगे। थर्मल का मीनिंग क्या होता है, हीट, और हीट का किससे लेना देना है, टेम्परेचर से। यानी कि आइसोथर्मल जब भी आएगा आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिख लोगे टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो। भाई चेंज होगा क्या, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो, तो ये तो अंडरस्टूड है। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है। तो उसमें क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल, यानी कि डेल्टा टी हमेशा क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो मान लो कोई प्रोसेस है आपका, आप 1 से 2 गए, 1 से 2 गए, तो मान लो T1 टेम्परेचर या T2 टेम्परेचर ले लें, तो T1 किसके इक्वल होगा, T2 के इक्वल होगा। तो लिखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा टी हमने लिख चुके हैं हम लोग कि डेल्टा टी क्या है, जीरो है। नेक्स्ट लिखो आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस सेकंड है, आइसोबारिक प्रोसेस। बताओ बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। यानी कि आइसोबारिक जब भी आएगा तो आपके माइंड में आना चाहिए क्या, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्या हो जाएगा, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस। थर्ड है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, तो इसमें वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। तो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट है लास्ट आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या है, क्या होता है बताओ, हीट ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि जितने भी आइसोलेटेड सिस्टम होंगे उसमें हीट क्या होगा, जीरो, यानी कि हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। तो हीट रिमेन कांस्टेंट, हीट रिमेन क्या हो जाएगा, यानी Q इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। हीट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, हीट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। यानी जो आपने एग्जांपल देखा था आइसोलेटेड सिस्टम का, तो आइसोलेटेड सिस्टम में Q क्या होगा, जीरो, क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी हीट क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो उसमें Q क्या होगा, जीरो होगा। Q या डेल्टा Q दोनों कर सकते हो, Q ऐसा नहीं, Q या डेल्टा Q दोनों क्या होगा, जीरो। क्लियर है ना। लास्ट है आपका साइक्लिक प्रोसेस। क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस देव, तो देखो साइक्लिक प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा समझ लो। मान लो कि प्रेशर वॉल्यूम के बीच में हम लोग ग्राफ ले रहे हैं। मान लो हम लोग 1 से चले 2, फिर 2 से चले 3, फिर 3 से चले 4, 4 से चले 1। देखो जहाँ से चले फिर वहीं पहुँच जाए, तो कैसा प्रोसेस हो जाएगा ये, साइक्लिक। यानी जिस भी प्रोसेस का इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होगा, सेम होगा, वो प्रोसेस कैसा होगा, साइक्लिक प्रोसेस। तो सिंपल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, द प्रोसेस इन विच initial and final state
द प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट रिमेन सेम, द प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट रिमेन सेम। तो वो प्रोसेस जैसे एग्जांपल लेके तुम लोग देख सकते हो जिसका इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो, सेम हो, वो प्रोसेस हमेशा कैसा होगा, साइक्लिक प्रोसेस। पॉज कर लोगे। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझोगे क्या होता है इरिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस? देखो कुछ इसको थोड़ा सा डायग्राम से हम लोग समझते हैं। ये आपका कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर क्या फिल किया हुआ है, कोई गैस फिल किया हुआ है। इस कंटेनर में क्या फिल किया हुआ है, कोई गैस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से सेंड सेंड के एक एक पार्टिकल इस पर हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेंड के एक एक पार्टिकल्स हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। अब यहाँ सेंड पार्टिकल जैसे ही इस पर हम लोग ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से पी एक्सटर्नल लगेगा कुछ, और यहाँ से जैसे ही अब मान लो पिस्टन है, ये क्या है, पिस्टन है, तो यहाँ पे ये गैस जो है, गैस भी प्रेशर लगाएगा, पिस्टन को अंदर आने से क्या करेगा, रोकेगा। और ये पिस्टन जो है बहुत ही धीरे धीरे क्या आएगा, नीचे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कंटेनर लिया और ये आपका पिस्टन है और इसके अंदर क्या फिल किया हुआ है, गैस फिल किया हुआ है, इसके अंदर भी गैस है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से गैस कुछ प्रेशर लगाएगा, प्रेशर ऑफ गैस, और जैसे ही कोई हैवी मास मान लो इस पर हम लोग ड्रॉप कर दें, कोई हैवी मास अचानक से क्या कर दे, मान लो m मास का कोई ब्लॉक है जिसमें हम लोग हैवी मास क्या किया, अचानक हमने ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ से अचानक से क्या लगेगा, P एक्सटर्नल लगेगा, और नहीं किया देखो। ठीक है, यहाँ से P एक्सटर्नल लगेगा और अचानक से ये कहाँ आएगा, पिस्टन नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे P एक्सटर्नल लग रहा होगा और यहाँ से गैस भी क्या कर रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा। अब देखो समझोगे दोनों में रिवर्सिबल प्रोसेस में। अब एक एक सेंड पार्टिकल्स आप जब ड्रॉप करेंगे तो बहुत ही स्लो क्या आएगा, पिस्टन नीचे आएगा। यानी कि ये जो प्रोसेस है इनफाइनाइट स्टेप में होगा और इनफाइनाइट टाइम्स में कंप्लीट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, तुम लोग देखो हर स्टेप में प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हर स्टेप में प्रेशर क्या हो रहा है, तो प्रेशर जो होगा इसमें हर स्टेप में क्या होगा, प्रेशर चेंजेस एट ईच स्टेप। ठीक है, जबकि इसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस, जैसे मान लो पिस्टन यहां से यहां आया तो ड्यूरिंग द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में मान लो ये इनिशियल स्टेट था, 1 से 2 आया, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर क्या रहा, एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहा, कांस्टेंट रहा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर और गैस के प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, काफी कम होगा। किसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस में। जबकि इसमें एक्सटर्नल प्रेशर और गैस के प्रेशर के बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा होगा, तभी तो अचानक से पिस्टन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, इसमें जो है इक्विलिब्रियम, सिर्फ इक्विलिब्रियम हर स्टेप में इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, हर स्टेप में क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेंड। जबकि इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट में ही क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। तो ये सारे इसके प्रॉपर्टी जो है आपको ध्यान रखने हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के। तो अगर हम लोग लिखना चाहें, फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग लिखना चाहें यहां से, तो इट अकर्स इन इनफाइनाइट स्टेप एंड इनफाइनाइट टाइम। इट अकर्स इन इनफाइनाइट स्टेप, इनफाइनाइट स्टेप्स एंड इनफाइनाइट टाइम। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा आपका इनफाइनाइट स्टेप में होगा और इनफाइनाइट टाइम्स में कंप्लीट होगा। जबकि ये क्या होगा, इट अकर्स इन डेफिनिट स्टेप एंड डेफिनिट टाइम। इट अकर्स इन डेफिनिट स्टेप एंड डेफिनिट टाइम, डेफिनिट स्टेप एंड डेफिनिट टाइम। कोई डाउट है? नेक्स्ट, अगर हम लोग रिवर्सिबल की बात करें तो इट इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इट इज अ, क्या होता है क्वासी स्टैटिक, बहुत ही स्लो जो प्रोसेस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं,
इट इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और जितने भी क्वासी स्टैटिक का मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस, तो जितने भी प्रोसेस बहुत ही स्लो होंगे वो सारे प्रोसेस कैसे होंगे? रिवर्सिबल होंगे। जैसे आपने पढ़ा था ना आयोडीनेशन जब हम लोग करा रहे थे एल्केन का, तो प्रोसेस क्या था? काफी स्लो था, और स्लो होने की वजह से ही क्या था? रिवर्सिबल था। ठीक है, तो जितने प्रोसेस बहुत ही स्लो होते हैं वो प्रोसेस कैसे होते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। और हम बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो इट अकर्स रेपिडली, धीरे धीरे होता है क्या? अचानक से होता है ना, इट अकर्स रेपिडली। इसमें क्या होगा? प्रेशर चेंजेस एट ईच एंड एवरी स्टेप, प्रेशर चेंजेस एट ईच स्टेप, प्रेशर चेंजेस एट ईच स्टेप। यानी कि प्रेशर क्या होगा इसमें? प्रेशर जो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में वो वेरिएबल होगा। क्या होगा इसमें? क्या होगा? प्रेशर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगर हम लोग बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो द डिफरेंस बिटवीन, देखो जो एक्सटर्नल प्रेशर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइविंग फोर्स। क्या बोलते हैं? ड्राइविंग फोर्स। यहां पे लिख दे रहा हूं, देखो एक्सटर्नल जो प्रेशर है पी एक्सटर्नल को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइविंग फोर्स। टाइम कितना हो गया देव? तो पी एक्सटर्नल को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइविंग फोर्स। और गैस का जो प्रेशर है अंदर आने से रोक रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सिस्टी, रेजिस्टिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? रेजिस्टिंग फोर्स। तो वहां पे दोबारा से लिखने की जरूरत है क्या? इरिवर्सिबल में, समझ गए ना? यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर को क्या बोलेंगे? ड्राइविंग फोर्स, और गैस के प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टिंग फोर्स। तो यहां पे जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स, डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड रेजिस्टिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्सेस एंड रेजिस्टिंग फोर्सेस इज वेरी स्मॉल। ड्राइविंग फोर्स करो, ड्राइविंग फोर्स एंड रेजिस्टिंग फोर्स इज वेरी स्मॉल। तो ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? काफी स्मॉल होगा। यानी कि अगर हम लोग लिखना चाहें तो P एक्सटर्नल और माइनस P गैस का प्रेशर, ये क्या होगा? बहुत ही स्मॉल। यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे? DP। स्मॉल चेंज के लिए क्या लिखते हैं? DP। इसमें अगर लिखना चाहे तो एक पॉइंट वो नीचे कैप्चर हो रहा है देव, इक्विलिब्रियम अटेन्ड एट ईच स्टेप, इक्विलिब्रियम अटेन्ड एट ईच स्टेप। तो हर स्टेप में इक्विलिब्रियम अटेन्ड होता है, किसमें? रिवर्सिबल प्रोसेस में। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो डिफरेंस जो होगा, तो मैथमेटिकली लिख दूं क्या इसमें? इरिवर्सिबल में, यानी कि ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? लार्ज डिफरेंस होगा। और लार्ज डिफरेंस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा। और प्रेशर में चेंज तो P। और इसमें क्या होगा? इक्विलिब्रियम अटेन्ड, इक्विलिब्रियम अटेन्ड एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो इसमें इक्विलिब्रियम कहाँ अटेंड होगा? सिर्फ इनिशियल और फाइनल। बीच में प्रोसेस कहीं इक्विलिब्रियम पे रहेगा क्या? नहीं, एकदम से होगा ना। ठीक है। तो इट अकर्स, इट इक्विलिब्रियम अटेंड एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, क्योंकि इट अकर्स रैपिडली, तो इसलिए इसमें इक्विलिब्रियम जो होगा इनिशियल स्टेट पे होगा, एक बार जहाँ पिस्टन रुकेगा उस पे होगा, यानी फाइनल स्टेट पे। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंसेस हैं किसके? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के। ठीक है, पॉज कर दो।